भाग्य के बारे में एक बात तो पक्की है जी। कि वो कभी न कभी बदलता है। जनरल एस्ट्रोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी जनरल कैसे हो सकती? हम यहाँ रिवील कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट्स, जो एक ट्रू एसेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जी। मैं यहाँ वही बोल रहा हूँ। वेद जिन स्तंभों पे टिका हुआ है वही वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर है। ज्ञान, कर्म, उपासना जी। और विज्ञान, ये सब इतना बड़ा विषय है। इसके लिए चाहिए आपको वैसी दृष्टि, और दृष्टि आपको सड़क करके एक सेकंड के अंदर स्लाइड हो जाने वाली रील में नहीं मिलेगी। कर्म के अनुसार ही हमको अगला जन्म मिलता है, तो हमको अच्छे कर्म ही करना है। रावण की और राम भगवान की कुंडली और रावण की कुंडली की पोटेंशियल एक जैसी हुआ है। वो जितने भी भावों के साथ आप दुनिया में जी रहे हैं, इन सबको आपको संतुष्ट करते हुए कुछ परिणाम चाहिए अच्छा। इसको आप मान नहीं, मतलब बिल्कुल जो आपने बोला कि जब इच्छा हो गई जब, तो मैंने क्या फिर भगवान के लिए भी आप ऐसी, फिर भगवान आपको इतना सब जीवन में सुख की बरसात क्यों करेंगे? ये बहुत बुरा है, ये बहुत खराब है। इसने मुझे ऐसा कर दिया था, उसने ऐसा कर दिया था। मेरा खुद का अनुभव है कि उससे उसको निश्चित रूप से लाभ होगा। इतना फोकस हो जाएगा वो व्यक्ति, इतना फोकस हो जाएगा कि वो तैयारी करने में उसको बहुत सारा आनंद आएगा। तो ऐसे ही काम मुझे कुछ करना है कि किसी को ऐसी कोई राहत मिले, ग्रेटिट्यूड का भाव रहे, कृतज्ञता का भाव रहे कि भगवान हमारा ये ध्यान रखे। सोचो, दो लोग हैं और दोनों की एक ही राशि है, लेकिन दोनों की लाइफ टोटल डिफरेंट है। एक सक्सेस चूम रहा है तो कोई स्ट्रगल ही कर रहा है, और ऐसे में असली सवाल आता है एस्ट्रोलॉजी का, और यहीं शुरू होती है असली वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज हम इसी डिफरेंस को डिकोड करने वाले हैं, सरफेस लेवल प्रेडिक्शन और डीप पर्सनलाइज्ड एस्ट्रोलॉजी के बीच का फर्क। और इस सच को समझने के लिए हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ बोलते नहीं बल्कि जीते हैं, समझते हैं और परंपरा से लेकर आते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं आचार्य विजय रावल जी, एक वेल ट्रेंड गुरुकुल ट्रेडिशन के पंडित और परंपरा से श्री सिद्धवत तीर्थ उज्जैन के तीर्थ पुरोहित। उज्जैन जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि प्राचीन वैदिक ज्ञान का एक जीवंत केंद्र है, माँ शिप्रा के किनारे बसा हुआ और श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध। एकेडमिक बैकग्राउंड की बात की जाए तो आचार्य जी साइंस ग्रेजुएट हैं और वैदिक स्टडीज में एमए किया हुआ है। उन्होंने सूर्य ग्रह जनित योग, काल्प सर्प योग शांति और नवग्रह वैदिक अनुष्ठान जैसे गहरे विषयों पर भी रिसर्च किया हुआ है। 30 साल से अधिक अनुभव के साथ हजारों लोगों को गाइड किया हुआ है, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में। इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, मैक्सिमम पूजा मुहूर्ता संकल्प पत्र कलेक्शन के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आचार्य जी ने वैदिक मंत्रों की साउंड फ्रीक्वेंसीज पर गहरा रिसर्च किया हुआ है और उन्होंने एक प्रैक्टिकल साइंटिफिक अप्रोच में कन्वर्ट भी कर दिया है, मेंटल पीस, हीलिंग और इनर ग्रोथ के लिए। नमस्कार आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है। जैसे हमने बात की कि आप एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत जानते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने आपकी शुरुआत इस फील्ड में कहाँ से की? नमस्ते। एस्ट्रोलॉजी के फील्ड की शुरुआत तो एस्ट्रोलॉजी और उससे संबंधित विषय की शुरुआत, इसका आरंभ मेरे बचपन से हुआ, क्योंकि मेरा जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ मेरे नाना पूजन अनुष्ठान, मुहूर्त निकालना, कर्मकांड, वैदिक अनुष्ठान, घर में यही सब माहौल हुआ करता था। तो बचपन से ये विषय मेरे संपर्क में था। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की जो शुरुआत हुई वो 2010 के आसपास एस्ट्रोलॉजी का गहन अध्ययन आरंभ किया, और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जो पूजन अनुष्ठान होते हैं, कर्मकांड होते हैं, वो पारंपरिक विषय के अनुसार, पारंपरिक पारिवारिक कार्य के अनुसार वो 2003 के आसपास मैंने आरंभ कर दिए थे। बट एस्ट्रोलॉजी की जो शुरुआत है एग्जैक्टली वो 2010 के आसपास मैंने इसको आरंभ किया। सर, आचार्य जी, आपने मुझे बताया कि आपने गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन किया है। आपका गुरुकुल में ट्रेनिंग लेना किस तरीके से आपकी सोच में बदलाव लेकर आया? गुरुकुल की ट्रेनिंग तो ऐसा हुआ करता था कि जिस समय मैं बच्चा हुआ करता था तो घर में इस सब पूरा माहौल था। नाना के यहाँ पे बचपन से पूजन अनुष्ठान का कार्य था, तो वेद मंत्र पढ़ना पढ़ाना गुरुकुल में यही होता है। वेद मंत्र पढ़ना पढ़ाना ये सब नाना के साथ में, नाना के द्वारा ही सीखा है। तो वो गुरुकुल वही था जो नाना ने पढ़ाया हुआ है। वो गुरुकुल परंपरा से ट्रेंड, मतलब मैं स्वयं के नाना के द्वारा, नाना के पिता भी बहुत बड़े पुरस्कृत विद्वान थे उज्जैन में, तो ये सब
शिक्षा जो है गुरुकुल शिक्षा, ये घर से ही प्राप्त हुई है और नाना के द्वारा ही शिक्षित हुई। आजकल की मॉडर्न एजुकेशन, और आपने बताया कि आपने गुरुकुल में अध्ययन किया है, आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है? देखिए, डिफरेंस का ऐसा है, गुरुकुल शिक्षा जो होती है, गुरुकुल में जो पठन पाठन है, वो एक सनातन वैदिक दर्शन की शिक्षा होती है और साथ में दूसरे भी विषय वहाँ पढ़ाए जाते थे। बहुत प्राचीन गुरुकुल की हम बात करेंगे तो उसमें तो बहुत सारे विषय हुआ करते थे। जहाँ हम यदि हम 1100-1200 1300 के पीछे निकल जाएं, इतिहास में चले जाएं, तो उस समय में तो गुरुकुल के अंदर बहुत विशाल और विस्तृत विषय वस्तु हुआ करती थी। लेकिन जो गुरुकुल जिस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं ज्योतिष विषय के बारे में, तो गुरुकुल में ज्योतिष है, वेद के संबंधित में सारे के सारे वेद के 6 अंग का अध्ययन गुरुकुल में कराया जाता है। और गुरुकुल शिक्षा में एक प्रकार का स्व अनुशासन विद्यार्थी जीवन में आता है। वैदिक सनातन दर्शन से संबंधित चूंकि गुरुकुल होते हैं, तो सुबह से प्रातः काल से लेके उनके भोजन का होगा, फिर मध्याह्न में क्या करना है, संध्या काल में क्या करना है, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना है और किन विषयों को अध्ययन करना है, पठन पाठन स्वाध्याय करना है, वो सारी शिक्षाएं गुरुकुल में एक विशेष अनुशासन में होती है जी। और आजकल की शिक्षा से इसकी तुलना इसलिए नहीं कर सकते। आजकल की शिक्षा जो है ये रोजगार उन्मुख शिक्षा है जी। आजकल शिक्षा लेने के पहले ये सोच लिया जाता है कि किसी को कुछ बनना है, आईटी फील्ड में जाना है तो उससे संबंधित विषयों की पढ़ाई करता है, मेडिकल में जाना है तो फिर वो उस तरह से संबंधित विषयों की पढ़ाई करते हैं जी। तो दोनों के अंदर इसमें ये वो होती थी समग्र शिक्षा, जिसमें सारे विषय आते हैं और फिर धीरे धीरे आगे चल के जीवन के उसका चुनाव होता है। और आजकल की जो मॉडर्न शिक्षा पद्धति ऐसी शिक्षा पद्धति है जो आपको चुनाव पहले करा देती है कि अब आप ये करने वाले हो जी। इस तरह का ये छोटा सा एक अंतर है जो गुरुकुल में और मॉडर्न शिक्षा पद्धति में होता है। वापस आते हैं एस्ट्रोलॉजी पर। इतने सालों में आपने एस्ट्रोलॉजी में काम किया है, आपने सबसे बड़ा पैटर्न या सबसे बड़ा ट्रुथ क्या ऑब्जर्व किया है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रुथ जो है वो तो बहुत सारा है। एस्ट्रोलॉजी के विषय में, ज्योतिष के विषय में, भाग्य के विषय में तो बोलने के लिए बहुत सारा है जी। लेकिन मेरा परसेप्शन, मेरा जो इसमें मेरा जो खुद का एक इंटेंशन है इसको लेकर के, या खुद की जो समझ बनी है, वो समझ ये बनी है कि ज्योतिष एक वेद का अंग है। ठीक है, ज्योतिष जो है ये वेद का अंग है। वेद के 6 अंग हैं, कल्प है, शिक्षा है, निरुक्त है, छंद है और व्याकरण है। तो ज्योतिष को एक स्थान प्राप्त है, जैसे व्याकरण को वेद का जो है एक अंग कहा है, शिक्षा को वेद का एक अंग कहा है जी। निरुक्त को वेद का स्रोत कहा है, सुनने की जो पद्धति है। ज्योतिष को वेद में आँख, नेत्र का संज्ञा दी, नेत्र माना है, आँख कहा है। और शिक्षा को नासिका कहा है, घ्राण कहा है, सूंघने का शक्ति होती है शिक्षा में। छंद है, छंद को पैर कहा है, कल्प को हाथ कहा है। इस प्रकार से जो ये 6 अंग हैं ज्योतिष के, ये 6 अंग ज्योतिष के इसके वेद के 6 अंग हैं और ज्योतिष इसमें से नेत्र है। इसका अर्थ है कि ज्योतिष नेत्र से देखना है और आगे सारे के सारे इन 5 अंगों का प्रतिपादन करते जाना है। ये एक ज्योतिष का इंटरप्रिटेशन है। अब ज्योतिष के विषय में जो एक बात है, वो सबसे बड़ी बात तो है कि भाग्य के बारे में एक बात तो पक्की है जी। कि वो कभी न कभी बदलता है। और फिर भाग्य के बारे में, भाग्य को कुछ लोगों ने प्रारब्ध कहा है कि आप कुछ भी कर लेंगे, भाग्य नहीं बदलेगा। तो ज्योतिष के विषय में से बहुत सारी उक्तियां हैं, ऐसे बहुत सारे कथन हैं, लेकिन ज्योतिष तो एक ऐसा समग्र रूप से देखने वाला बहुत विशाल नेत्र है जी। बहुत बड़ी आंख है और आंख के पीछे का जो रेटिना होता है, जहां आंख से देखने के बाद जो पिक्चर मस्तिष्क पटल पे बनता है आंख से देखने के बाद जी। और उस दृश्य को जिस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है जी। वो असली ज्योतिष है। आपने जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, मुझे खुद लगा कि हम जो देख रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी उतनी अंदर तक डीप नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी आपने मुझे अभी बैठ के यहाँ समझा दी। आप गोल्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सुसम्मानित हैं, आपका वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा सर? देखिए, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये जो सम्मान की आपने बात कही, तो 2004-05 से जी हम ये पूजन अनुष्ठान करा रहे हैं। 2005 से, और 2005 से पूजन अनुष्ठान आरंभ करने के पहले चूंकि मेरा एक विषय था फार्मास्यूटिकल साइंस, तो उस समय की उम्र के हिसाब से मुझे लगा कि मेरे को सारे जो पूजन अनुष्ठान कराता हूँ इनके मेरे पास में डेटा होना चाहिए, इनका एक कलेक्शन होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। और उसके संबंधित डेटा इसलिए होना चाहिए कि मैंने जो काम किया
किसी के लिए अनुष्ठान किया, उससे मैंने को दक्षिणा मिली, तो उसका जो रिजल्ट मिला है वो कैसे रिजल्ट मिला है, क्या कुछ और काम करने की गुंजाइश थी, जो मैंने ज्योतिषीय अनुमान लगा के काम किया है क्या वो ठीक था। इस प्रकार से मैंने 2005 से मुहूर्त आधारित संकल्प पत्रकों का कलेक्शन आरंभ किया जी। यदि कोई कर्क लग्न वाला है तो उसकी पूजा कर्क लग्न में जी। वृश्चिक राशि वाला है तो उसके लिए पूजा में चंद्रमा कौन से शुभ स्थान पे आता है उसका संकल्प ऐसे। तो ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये एक प्रकार का संकल्प पत्रकों का कलेक्शन है और ये 1000 के आसपास संकल्प पत्रकों का कलेक्शन है। फिर जैसे मैंने कहा कि 2010 में 5 से 10 तक इन 5 साल तो मैंने जो पूजन अनुष्ठान कराए वो पूजन अनुष्ठान उस अनुसार कराए कि लग्न और राशि के हिसाब से सब देख दें जी। फिर 10 में मुझे लगा कि ये विषय में मुझे और पढ़ना चाहिए, आप समझे मेरी बात? बिल्कुल। तो 10 में और पढ़ना चाहिए, तो 10 में फिर मैंने आई वेंट इनटू वैदिक स्टडीज। ओके। फिर मैंने इसके वैदिक स्क्रिप्चर के अंदर जाके यहाँ मैंने पूरे इसके वेदांगों को पढ़ा, वेदांग ज्योतिष को पढ़ा, फिर उनको पढ़ के फिर उसके ऊपर वो सारे सिद्धांत भी अप्लाई किए और फिर बाद में जो पूजा अनुष्ठान मैंने कराए तो 15-17 तक के कलेक्शन का पूरा मेरे नाम पे रिकॉर्ड है। सर आजकल इंस्टाग्राम पर हर तीसरा व्यक्ति उठकर आता है और राशिफल बताने लगता है, तो क्या आपको लगता है कि ये जनरल प्रेडिक्शन हर व्यक्ति के लिए एक जैसा होगा? क्योंकि हो सकता है कि कर्क राशि 10 लोगों की और हो मेरे साथ, तो क्या आपको लगता है ये जनरल प्रेडिक्शन जो वो बोल रहे हैं वो एक जैसा सबके लिए हो सकता है? तो आप उस एस्ट्रोलॉजी को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं? देखिए, आपका जो प्रश्न है कि आजकल लोग रील्स में या जिस प्रकार से राशियों के बारे में बताते हैं जी। तो मैं चूंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूं तो मेरा तो इसमें बड़ा स्टॉन्चली और स्ट्रांगली मेरा ये मानना है जी कि यदि इन्हीं सब एस्ट्रोलॉजर के पास या फॉर दैट मैटर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई अपनी जन्म कुंडली लेके जाएगा जी, तो वो जन्म कुंडली में सबसे पहले क्या देखेगा? वो जन्म कुंडली में सबसे पहले उसका लग्न देखेगा कि लग्न क्या है, क्योंकि ज्योतिषी सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले लग्न देखेंगे कि लग्न क्या है और लग्न का ग्रह कहाँ है जी। ये पहली चीज है। और उसके पहले भी बल्कि लग्न का नक्षत्र क्या है जी, लग्न का ग्रह कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, इसका जब अध्ययन सबसे पहले हो जाएगा तो ज्योतिष के पास में इतनी सूचना होगी उसको फलित बताने के लिए, उसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट करने के लिए उसके पास इतनी सूचनाएं होंगी, वो लगभग 10 से 15% उसको हम मान सकते हैं जी। तो जो राशि की आपने बात की कि राशि का आजकल लोग जो बनाते हैं या वीडियो बना रहे हैं जो राशि के बारे में बात कर रहे हैं, तो राशि की बात करना तो ये हुआ कि यदि किसी का लग्न मेष लग्न है और उसकी राशि वृषभ राशि है या फॉर दैट मैटर सिंह राशि है, तो जो राशि के अनुसार बता रहे हैं और वो गमन बता रहे हैं गोचर गमन के अनुसार, तो वो चंद्रमा को उसके लग्न में रख के बता रहे हैं जी। वो उसको सिंह राशि को लग्न में ले लिया उन्होंने, तो उसके लग्न से उसका कोई तारतम्य बैठता नहीं है। तो उसके लिए वो इंडिविजुअलाइज्ड या कस्टमाइज फलित बताने वाला विज्ञान उसके लिए नहीं हो सकता है। तो जनरल प्रेडिक्शन जो वो करते हैं वो हर इंसान के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जनरल प्रेडिक्शन कैसे हो सकता है? जनरल प्रेडिक्शन का अर्थ क्या हुआ? अभी जनरल प्रेडिक्शन में जैसे अभी हम आज की बात करें, अभी हम एक चीज़ देख रहे हैं, आज का हमारा जो हम गोचर पढ़ें आज का, तो आज के गोचर में हम पढ़ेंगे कि आज कहाँ क्या चल रहा है। तो आज तो जब हम बात कर रहे हैं तो केतु चंद्रमा सिंह राशि में और अभी सिंह लग्न चल रहा है जी। अब स्थिर लग्न की बात करें तो सिंह लग्न चंद्रमा चल रहा है सिंह राशि में जी, ठीक है। अभी शुक्र चल रहे हैं वृषभ राशि में और शनि बुध मंगल चल रहे हैं मीन राशि में जी। ये तो राशि में चल रहे हैं, बट जिस व्यक्ति के लिए हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम ये बात करने जा रहे हैं, उसकी राशि क्या है, उसका राशि का चंद्रमा कहाँ है, और चंद्रमा कहाँ है तो चंद्रमा 6ठे स्थान में 7वें स्थान में राशि बना रहा है, 8वें में बना रहा है, और इस सब के साथ में उसका लग्न क्या है। तो बिना लग्न के वो प्रेडिक्शन कैसे बन पाएगा? तो बिना लग्न जाने जनरल जो आपने पूछा कि जनरल प्रेडिक्शन बिना लग्न जाने जनरल एस्ट्रोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी जनरल कैसे हो सकती है? जनरल का मतलब क्या है? या ये लोगों को ही समझना चाहिए। मेरा प्रश्न है आपसे, प्रति प्रश्न है कि जनरल जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति इन रील को देख रहा है जी, उसको पता है कि मेरी सिंह राशि है जी। कैसे पता है अभी सिंह राशि है? क्योंकि उसने देखा हुआ है या थोड़ा समझा हुआ है वो कि चंद्रमा मेरे 5 नंबर पे है जी, तो सिंह राशि है जी। अब उसका लग्न क्या है? उसका लग्न यदि मेष है तो उसकी राशि मतलब 5वें स्थान में हो गया चंद्रमा जी। तो अब लग्न में कौन सा ग्रह चल रहा है? तो उसका चंद्रमा से लग्न का जब तक
वो सामने दोनों चीजें समझ में नहीं आएगी, जनरल कुछ नहीं हो सकता है, जनरल कभी कुछ नहीं होगा कि सारे शिव राशि वालों के साथ ऐसा हो जाएगा, ये संभव नहीं है, ये संभव कैसे? लेकिन आजकल लोग जब देखते हैं, मैं भी जब देखती हूँ और कभी कुछ बोलते हैं कि ये है और ये होने वाला है, मैं बिलीव कर लेती हूँ और वैसे ही लोग भी बिलीव कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो भ्रांताएं फैली हुई हैं उनको कैसे पलटा जा सकता है? नहीं, ये कोई भ्रांति नहीं है। इसको देखिए, ये सबके अपने अपने इंटरप्रेट करने की, सबकी अपनी अपनी समझ की बात है। हम यहाँ रिवील कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट्स, जो एक ट्रू एसेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जी। मैं यहाँ वही बोल रहा हूँ जी। ठीक है। मेरा बोलना ऐसा नहीं है कि यदि किसी ने मकर राशि के बारे में कोई प्रेडिक्शन किया है तो मेरा कहना ये है इस पॉइंट के लिए कि उसने सिर्फ मकर राशि के लिए प्रेडिक्शन किया है कि चंद्रमा जो है वो लग्न में रख के उसकी परिकल्पना कर रहा है, चंद्रमा को लग्न से मान रहा है, बोल रहा है मकर राशि वाले के लिए अब दूसरे भाव में ये होने वाला है, तीसरे भाव में ये होने वाला है। तो मकर राशि में चंद्रमा वो लग्न के अंदर 1 नंबर पे चंद्रमा को रख के देख के मकर राशि की बात कर रहा है, लग्न में देख के, और 10 नंबर वहां पे मान रहा है जी। लेकिन सबके साथ तो वैसा नहीं है। ये 1-on-1 इंडिविजुअलाइज्ड ही हो सकता है, ये जनरल कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे एक फ्लाइट का टिकट होता है जी। वो फ्लाइट का टिकट सबका अलग अलग टिकट है, सबके अलग अलग माता पिता हैं, सब अलग अलग घर में रह रहे हैं जी। ठीक है। तो ये उस तरह की चीज़ है जी। इसमें जनरलाइज कुछ नहीं है, इसमें जो भी कुछ है वो कस्टमाइज्ड, आप बहुत देर से वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आखिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर है क्या? ये कहाँ से आता है? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो कोर आपने पूछा है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर है वेद का जो कंटेंट है जी। वेद जिन स्तंभों पे टिका हुआ है वही वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर है। ज्ञान, कर्म, उपासना जी। और विज्ञान। जी। ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान ये वेदों का आधारभूत सिद्धांत है, यही वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर है। जी। एस्ट्रोलॉजी है मतलब ज्ञान से समझना है कि किस समय का जन्म हुआ है, क्या गणित बैठ रहा है उसके अंदर, ये ज्ञान है। कर्म का अर्थ हो गया कि जो ग्रह जहाँ जैसे बैठे हैं, यदि कोई स्थिति ग्रहों की ऐसी है जो स्थिति अनुकूल नहीं है तो उसके अनुसार कर्म करना है, यू गॉट इट, उसके हिसाब से कर्म करना है। तो ज्ञान से समझ में आया कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठे हैं। जी। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड के ब्रह्मांड में चलते हुए ग्रह हमारे ऊपर उनकी सूक्ष्म तरंगे हमारे पे फर्क डालती है। बिल्कुल। तो उस ज्ञान से हमने ये समझा कि ग्रह गोचर क्या है जन्म के समय, फिर उनके हिसाब से उनकी स्थिति देखते हुए यदि गुरु की स्थिति ठीक नहीं है तो कैसे साधा जाए, तो उसके हिसाब से कर्म करेंगे। तो ज्ञान, कर्म, कर्म के बाद आता है उपासना। जी। इन ग्रहों की उपासना कैसे करें, जी। क्योंकि अदरवाइज किसी से पता लगा कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु नीच राशि के हैं, चलिए मकर राशि के गुरु हैं जी। या कर्क राशि के मंगल हैं, जी। तो ये कहना बड़ा आसान है, समझना बड़ा आसान है कि कर्क राशि के मंगल हैं, और चलिए मान लें अपन के चौथे भाव में है कर्क राशि के मंगल, 12वें भाव में है, लड़की है, बोले ब्याह नहीं हो रहा है, क्यों, बोले कर्क राशि का मंगल आ गया भैया, नीच राशि के मंगल तो ब्याह नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे उसके हिसाब से, तो ये हो जाता है यहाँ पे उपासना। ये उपासना करें, वो बच्ची या वो बच्चा जिसके साथ में नीच राशि के मंगल हैं या कोई ऐसे ग्रह हैं जो कष्टकारी हैं, ज्ञान से समझा, उसके हिसाब से कर्म किए, फिर वैसी उपासना की जी। कि वो ग्रह नीची राशि के हैं तो उसके लिए मंत्र जाप किया, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांतिम संभ्रमम कुमारम शक्ति हस्तम मंगलम ब्रह्माम्यम ओम भोम ममाय नमः ओम भूर्भुवः स्वं भोम ममाय नमः ओम भूर्भुवः स्वं भोम ममाय नमः ओम भूर्भुवः स्वं भोम ममाय नमः। ऐसी एक माला प्रतिदिन की जी। माला करने के बाद जो अग्निहोत्र वगैरह घर में कर सकते हैं उसी हिसाब से होम हवन कर लिया उसका, बिल्कुल, ये हो गया उपासना। अब इसके बाद में एक और चीज रह जाती है कि विज्ञान। तो इसका विज्ञान क्या है, इसके विज्ञान के लिए वेदों ने पूरी गाइडलाइन बनाई हुई है। वेदों की गाइडलाइन है कि ऋग्वेद के अनुसार आप श्रोत कर्म कर लो, यजुर्वेद के अनुसार जो है उसका पूरा का पूरा पूजन अनुष्ठान का विधान दिया है यजुर्वेद के अंदर, स्मार्त विधान जिसको बोला जाता है, श्रोत विधान, स्मार्त विधान, पूजन अनुष्ठान करो। विज्ञान मतलब द साइंस टू सेटिस्फाई द प्लैनेटरी सिचुएशन इन योर जन्म कुंडली। बिल्कुल, ज्ञान से समझ लिया कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, जी। कर्म से देखा कि वैसे कर्म करना है, उपासना से उन ग्रहों की उपासना की। अब उसके बाद भी कुछ मन का नहीं हो पा रहा है, उसके बाद भी लगता है कि कुछ करने की संभावना है, क्योंकि आपने कहा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर क्या है, तो दिस इज द रियल कोर ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। फिर आप वो उस वैदिक विज्ञान के अनुसार वो अनुष्ठान करिए जिसके अंदर शंकराचार्य परंपरा के अनुसार ऐसे पंचायत बनाई हुई है कि कौन सी विद्या से आप इसका अनुष्ठान करेंगे, क्या ग्रह रुद्र की शांति करें, कैसे पूजन अनुष्ठान करना है, ये सब उसका कोर है।
तो ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, ये 4 कोर हैं। और ये 4 कोर एस्ट्रोलॉजी के, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, इसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त किया जाता है। अब ये सब इतना बड़ा विषय है, इसके लिए चाहिए आपको वैसी दृष्टि, और दृष्टि आपको सड़क करके 1 सेकंड के अंदर स्लाइड हो जाने वाली रील में नहीं मिलेगी। इट इज समथिंग विच इज बिगर देन द इमेजिनेशन। बिल्कुल, दिस इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो आपके कहने का सीधा तात्पर्य यही है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर्सनलाइज्ड होती है हमेशा। कुंडली जो होती है वो कॉस्मिक ब्लूप्रिंट होती है, जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है, तो क्या ये कॉस्मिक ब्लूप्रिंट तैयार होता है या सिर्फ एक एनालॉजी है? देखिए, इसमें आपने ये सब जो नए नए शब्द बोल रहे हैं, कॉस्मिक ब्लूप्रिंट और ये सब, इसमें की जो बातें हैं ये आजकल हो रही है, और लोग तो इसमें बहुत सारा अंग्रेजी और बहुत सारा मॉडर्न साइंस डालने का प्रयास कर रहे हैं। बट मैंने आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कोर में सारा जो हमारा एक पौराणिक या जो वैदिक सिस्टम है उससे मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन आपने जो कॉस्मिक ब्लूप्रिंट बोला है, तो मैं इसको बोलूँगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हमको भी थोड़ी तैयारी करना पड़ती है, यदि अंग्रेजी में कुछ पूछा तो हैव टू रिप्लाई इन इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि ये वैदिक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट नहीं है। कॉस्मिक ब्लूप्रिंट होगा तो सभी इंसानों के साथ एक ही ब्लूप्रिंट आएगा जी। प्रिंट तो फिर एक ही जैसा आएगा। मैं इसको बोलूंगा ये कॉस्मिक बायोलॉजिकल इंटरनेट है। जन्म कुंडली जो है ये बायोलॉजिकल इंटरनेट है जी। आप अपने माता पिता के द्वारा जन्म हुआ है आपका, बिल्कुल। तो आपका जन्म माता पिता के बायोलॉजिकल इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी कॉस्मिक वर्ल्ड से थी, जिस समय आपका जन्म हुआ, सूर्य, चंद्र, मंगल कहाँ थे, वो आपकी जन्म कुंडली में आके बैठे हुए हैं, बिल्कुल, राइट। तो इट इज योर बायोलॉजिकल इंटरनेट विच इज गिवन टू यू by the cosmic to your mother and father as a blessing and your birth is taken. Yes. आपका जन्म हुआ, जन्म के समय जो आपका स्नैपशॉट था, जिस समय आपका जन्म हुआ, आपके जन्म के समय में जो ईस्टर्न हॉरिजॉन्टल पे जो राशि थी वो आपका लग्न बन गई। धरती घूम रही थी, जियोसेंट्रिक देख रहे हैं हम, धरती से बैठ के चंद्रमा सूरज को देखते हैं, इट इज नोन एज ए जियोसेंट्रिक एस्ट्रोलॉजी। तो जो पूर्वी क्षितिज पे ईस्टर्न हॉरिजॉन्टल पे 30 डिग्री में जो राशि आई, 30 डिग्री के सोचो खट आपका जन्म 20 डिग्री तक आते हुआ और वृषभ लग्न में हुआ, तो सोचो कि कोई ऐसा नक्षत्र आया जो राशि का जितना डिग्री आया उतना डिग्री का आपका लग्न हो गया। लग्न का जो नक्षत्र आया, जैसे हो सकता है आपका लग्न ऐसा लग्न आया हो कि रोहिणी नक्षत्र हो, आप सुंदर बन गए, व्हाट इट। तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल इंटरनेट। ये जन्म कुंडली जन्म से जो प्रारब्ध लेके आया है माता पिता के, इसलिए हम इसको ब्लूप्रिंट की जगह इसको बायोलॉजिकल इंटरनेट बोलेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पर्पस क्या है, प्रेडिक्शन या गाइडेंस? वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पर्पस दोनों है, प्रेडिक्शन भी है और गाइडेंस भी है, क्योंकि ये गणित फलित और हो रहा, इनको मिला करके ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी बनी है जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए एक बात जो कही है, मैं चूंकि वैदिक कर्मकांडी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं वैदिक स्कॉलर हूँ, मैंने वेद भी पढ़ा है। मुझसे सूर्य ग्रह की बात करेंगे तो मैं कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यंच हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। यदि सूर्य नीच स्थिति में तो उसको शांत करने की विद्या भी हम जानते हैं, बिल्कुल, हम ये पूरे वैदिक अनुष्ठान के माध्यम से, तो ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर का काम है। अब आपका जो प्रश्न है कि इस प्रश्न में गाइडेंस है या प्रेडिक्शन है, तो ये क्या है कि गाइडेंस और प्रेडिक्शन दोनों है जी। मतलब यदि प्रेडिक्शन है तो गणित फलित, गणित का हिस्सा तो गणित का हिस्सा है कि सूर्य नीच राशि में होना है तो नीच राशि में हो गए, मंगल नहीं वो नीचे, इट इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो जहाँ है। फलित मतलब ये कि क्या फलित निकला है, कि इसके क्या प्रभाव होने वाले हैं जी। और होरा वाला जो हिस्सा है वो जो इस अहोरात्र में चलने वाले पूरे ग्रह गोचर गमन चरण के अंदर इस ग्रह के संबंधित परेशानी के लिए क्या किया जा रहा है, वो उसका समाधानात्मक विषय होता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए गाइडेंस और प्रेडिक्शन, इनके ऊपर एक बात बोली गई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवर्ता कालानुपूर्वा वीताश यज्ञा तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिष वेद से वेद यज्ञानम। ये काल विधान शास्त्र है, ये वैदिक अनुष्ठान को कराने का रास्ता दिखाने वाला शास्त्र है, मोर देन गणित एंड फलित जी, उसको रास्ता दिखाने वाला शास्त्र है। तो ये गाइडेंस से भी ज्यादा काम करके देता है। कहते हैं कि कर्मा सबसे ऊपर होता है, महाभारत में भी कहा गया है कि कर्मा सबसे ऊपर है। तो आप एस्ट्रोलॉजी को कर्मा से कैसे रिलेट करते हो? एस्ट्रोलॉजी को कर्मा से कैसे रिलेट करते हैं, देखिए क्या है कि जो 6 चीजें कही है जी,
इसका एक छोटा सा प्रसंग आपको बोल देता हूँ बिल्कुल। कि जब भरत जी दुखी थे भगवान राम के गमन पे, तो वशिष्ठ बहुत दुखी थे, वो द्रवित हो रहे थे कि क्या हो गया सब, ये राजा रामचंद्र के साथ ये सब ऐसा हो गया। तो वशिष्ठ ऋषि ने उनसे एक बात कही, उनसे उसमें चौपाई के रूप में ये है कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कहूँ मुनिनाथ। भरत सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीजें किसी के हाथ में नहीं है। ये 6 चीजें तो परम पिता परमात्मा या ये प्रारब्ध के हाथ में है या भाग्य के हाथ में, तो इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। तो कर्म जो है, कर्म के अनुसार ही हमको अगला जन्म मिलता है। बिल्कुल, कर्म के अनुसार ही हमको अगला जन्म मिलता है। तो हमको अच्छे कर्म ही करना है। अच्छे कर्म करने की ही प्रेरणा देता है एस्ट्रोलॉजी, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा ही देता है वेदांग ज्योतिष और वेद से। क्योंकि जितने भी एस्ट्रोलॉजी में, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गाइडलाइन है, वो सारी गाइडलाइन आपको इतनी सौम्य और अच्छी मिलने वाली है कि भाई यदि आपको मंगल से कोई समस्या है तो उससे संबंधित कार्य करेंगे, बुध की है तो बुध से संबंधित कार्य करेंगे। इन सब के उपासना के मंत्र हैं, इन सब के छोटे छोटे मानसिक जाप है, उपांशु जाप है, इनके छोटे छोटे प्रयोग हैं। तो ये सब जो है ये कर्म को ठीक करने के लिए ही है जी। और ये बात तो सही है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। पूरा कर्म जो है कर्म प्रधान विश्व है। तो कर्म तो अपनी कर्म का अपना स्थान है, लेकिन भाग्य का भी अपना ही प्रतिशत है, अपना स्थान है। ऐसा सर, हमने अभी बात की बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बट बीच में आपने राशि और लग्न के बीच में स्पेसिफिकली बातें करी थी कि जनरल प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, लग्न और राशि देख के ही प्रेडिक्शन होता है। तो आखिर राशि और लग्न में डिफरेंस क्या होता है? राशि और लग्न का डिफरेंस तो मैं अभी बातों बातों में आपको बता गया हूं, लेकिन फिर भी लेट्स बी मोर प्रिसाइज ऑन बोथ द थिंग्स। क्या होता है कि जो भी ये पूरी एस्ट्रोलॉजी हो रही है जी, ठीक है, अभी हम इसमें दूसरे देशों की एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे, जहाँ पे वो सूर्य के अनुसार चलते हैं। तो इतने मार्च से लेके इतने अप्रैल तक ये इस राशि में रहेगा, तो ये सबकी राशि एक हो गई जी। वो जो इंग्लिश मैगजीन्स में या किसी और में आता है कि इतने महीने से जिनका जन्म हुआ वो की राशि है, हम उसमें नहीं जा रहे। बिल्कुल, वी आर टॉकिंग फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, इसी में हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो जियोसेंट्रिक सिस्टम है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो देखने का ऋषि मुनि के काल से जो एंगल बना हुआ है ना, कि हम पृथ्वी पे हैं और यहाँ से आसमान में देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो गणित है पूरा का पूरा, इसको क्या है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ये पूरे इस चक्र को, जो ये जिस पट्टी पे पृथ्वी चल रही है, सूर्य का परिभ्रमण कर रही है जी, इस एक पर्टिकुलर डिग्री है, उसके अंदर ये परिभ्रमण चल रहा है। सूर्य के आसपास पृथ्वी का चक्कर चल रहा है और साइमल्टेनियसली चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, ठीक है। यही सिस्टम है, सोलर सिस्टम इस प्रकार से चल रहा है। सूर्य के पास में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, इस तरह से, फिर बाद में गुरु है, फिर शनि है। पूरा का पूरा एक जो 9 ग्रह का सिस्टम है सूर्य भगवान के आसपास चल रहा है। अब हम ये पृथ्वी पे बैठ के जियोसेंट्रिक ऊपर देख रहे हैं जी, ठीक है। तो इसका जो डिवीजन किया है, इसको राशियों को जो आपने बात की, राशियों को समझने के लिए जो इसका डिवीजन किया है, इसको डिवीजन ऐसे किया हुआ है कि ये 360 डिग्री में इसको पूरा बांटा है जी, ठीक है। देयर आर 360 डिग्रीज, 360 डिग्री में 30 डिग्री ईच राशि को कंट्रीब्यूट है, ठीक है। 30 डिग्री 30 डिग्री, तो 12 3 36, 360 डिग्री हो गई और 12 राशियां हो गई, बिल्कुल, ठीक है। 12 राशियां हो गई और 27 नक्षत्र हैं जी। तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक मान एक नक्षत्र का मान लिया। तो अब क्या है कि जिस दिन अहोरात्र के अनुसार, यानी जब धरती पृथ्वी जो है सूर्य के आसपास परिभ्रमण पथ पे है जी, उस समय चंद्रमा पृथ्वी के आसपास गमन कर रहा है जी, ठीक है। और चंद्रमा के ऊपर उस टाइम कॉन्स्टेलेशन है, नक्षत्र है, वो नक्षत्रों की पट्टी है पूरी। बिल्कुल। तो उस 30 डिग्री में से किस स्लॉट में चंद्रमा चल रहा है, चंद्रमा है जब वो स्नैपशॉट हुआ, जब उस व्यक्ति का जन्म हुआ, ठीक है। बिल्कुल, वो चंद्रमा आपको कहीं भी मिल सकता है। जब जन्म हुआ तो उस समय वो चंद्रमा आपका, सोचो, तुला राशि में, जी, ठीक है। तुला राशि में हो गया तो तुला राशि कहाँ हो गई यदि अपन मान के चले तो अभी मालूम नहीं कि तुला राशि कहाँ है। तुला राशि तो हो गई इधर 30 डिग्री से चल के 7वीं राशि है, तो 7 3 21, ये करके 210 डिग्री के आसपास नीचे की तरफ ये तुला राशि आ गई, ठीक है ना। 3 और 3 6 3 3 90 डिग्री पे जो राशि है वो राशि कर्क राशि इधर आ गई,
जी। मेष विषम मिथुन कर्क, तो ये ऐसा एक 90 डिग्री एंगल आ गया। तो इस प्रकार से जहां चंद्रमा है वो हो गई राशि, जिस राशि में चंद्रमा है वो उसकी राशि हो गई। 1 नंबर पे तो मेष, 2 पे वृषभ, 3 पे मिथुन, 4 पे कर्क, 5 पे सिंह, 6 नंबर पे है तो कन्या, 7 पे तुला, 8 पे वृश्चिक, 9 पे धनु, 10 पे मकर, 11 पे कुंभ, 12 पे मीन। ये पूरे 12 राशियां हुई। बिल्कुल। ठीक है, अब इसको थोड़ा और प्रिसाइज करते हैं। राशियां तो क्या है, 30 डिग्री में है। उस 30 डिग्री के स्लॉट में जहां चंद्रमा है वो एक राशि है। अब लग्न और प्रिसाइज हो गया। अब इस समय जब पृथ्वी का चक्कर चल रहा है, ठीक है, पृथ्वी का चक्कर चल रहा है और पृथ्वी भी अपनी एक्सेस पे घूम रही है। गॉट इट? बिल्कुल। पृथ्वी भी घूमती जा रही है, घूमते घूमते घूम रही है। तो जब पृथ्वी घूमते घूमते घूम रही है तो उस घूर्णन के समय, उस घूमते समय में जो ईस्टर्न ज़ोडिएक है, ईस्टर्न हॉरिजेंटल है, सॉरी, ईस्टर्न हॉरिजेंटल जो है, पूर्वी क्षितिज जिसको बोला जाता है, पूर्वी क्षितिज पे जो राशि का स्लॉट आया वो राशि उसका जातक का लग्न हो गई। जी। ठीक है, तो लग्न अलग हो सकता है, राशि अलग हो सकती है। इन सर्टेन केसेस लग्न और राशि एक भी हो सकती है। किसी का मकर राशि है तो उसका लग्न मकर, जन्म मकर लग्न में भी हो सकता है। बिल्कुल। गॉट इट? तो ये एक डिफरेंस है लग्न और राशि का। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि लोग जनरली लग्न इग्नोर कर देते हैं और राशि पे ही ज़्यादा फोकस रहता है? इसका अब मैं इसका जवाब देने की स्थिति में मैं इसलिए हूँ भी और नहीं भी हूँ क्योंकि ये अपने अपने सबके इंटरप्रिटेशन है। जी। क्योंकि ये सारे, कोई भी लग्न जन्म कुंडली यदि किसी की देखेगा, जी। कोई क्या करता है हम इसमें नहीं जाएंगे। ये सिद्धांततः कैसे होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। सिद्धांततः तो ये होता है कि कोई भी जन्म कुंडली लेके आया जी, तो सबसे पहले उसका लग्न चार्ट सामने होगा। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही बोलते हैं कि जिसका चंद्रमा को चंद्र कुंडली अच्छी है तो उसकी चंद्र कुंडली देख लो, बोलते वैसा भी सुना है लोगों को। मगर चंद्र कुंडली से जो प्रेडिक्शन वाला भाव है, उस भाव को जब गोचर से, ट्रांजिट से कंपैरिजन करेंगे, महादशाओं से कंपैरिजन करेंगे तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें। इसीलिए लग्न को प्रमुखता दी गई और कहा भी जाता है कि सूर्य आत्मा जगतस्थ स्तुखश, एक वेद मंत्र कहता है सूर्य आत्मा जगतस्थ स्तुखश। ये हमारे उर्दू पाठ के अंदर ये मंत्र आता है, सूर्य आत्मा जगतस्थ स्तुखश तत्प्रकारेण लग्न जातकस्य आत्मा। जैसे सूर्य सारे जगत की आत्मा है जी, उसी प्रकार से लग्न जो है वो जातक की आत्मा है। तो सबसे पहले चंद्रमा जो है उसका मन है जी। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्य अजायत श्रोता द्वायुष प्राणश मुखाद अग्निरजात, ये भी कहा है। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। तो सबसे पहले आत्मकारक ग्रह एक अलग होता है, लेकिन सूर्य से शरीर का, आत्मा का, लग्न से शरीर का, आत्मा का, इसका बोध होता है। उस पूरे चरित्र का बोध होता है, उस व्यक्तित्व का बोध होता है, जो व्यक्तित्व की हम, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। और चंद्रमा से उस जन्म कुंडली वाले के मन का पता लगता है कि इसका मन कहाँ है। बिल्कुल। तो आप सिर्फ मन ही मन की बात करोगे और आत्मा को छोड़ दोगे तो ये तो आधी एस्ट्रोलॉजी हुई। आधी एस्ट्रोलॉजी हो गई। इसीलिए लग्न और राशि दोनों जरूरी है। तो लग्न बहुत इंपॉर्टेंट बहुत होता इंपॉर्टेंट है। जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों की सेम राशि है, लेकिन दोनों का जीवन है वो बहुत अलग है। एक सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रहा है, एक स्टिल स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, इन प्रेडिक्शन से, कि ये दो सेम राशि के लोग डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं? वो बायोलॉजिकल इंटरनेट, सेम राशि के लोगों के माता पिता तो अलग है ना। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, ये बड़ा ऐसा बहुत पहले पूछते थे लोग, अब जमाना इतना आगे आ चुका है कि ये वाला प्रश्न आजकल कोई पूछता नहीं है जी। ये ऐसा प्रश्न है कि दोनों का जन्म एक ही जैसी जन्म कुंडली, भैया पंडित जी देख लो, एक ही जैसी जन्म कुंडली है। ये तो फिर अलग अलग, क्यों दोनों में कर्क राशि का गुरु उच्च का है। हम बात करें तो रावण की और राम भगवान की कुंडली और रावण की कुंडली की पोटेंशियल एक जैसी हुआ है, एक जैसी ताकत है। अच्छा। हाँ, राम जी की कुंडली में कर्क लग्न, गुरु चंद्रमा उच्च राशि के, और शनि तुला राशि के उच्च के, मंगल मकर राशि के, और रावण की कुंडली में भी मकर राशि के मंगल और तुला राशि के शनि महाराज। तो दोनों के काम देखो आप, दोनों के अलग अलग। बिल्कुल। तो ये तो मैंने वो एग्जांपल दे दिया जो पूरे दुनिया के सामने है। तो दोनों के माता पिता अलग, दोनों का बायोलॉजिकल इंटरनेट अलग अलग, तो तभी तो ये होगा ना। तो इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए
किसी एक इंसान के एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो आप ध्यान में रखते हो जब कोई प्रेडिक्शन बताते हो किसी बहुत को? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मुझे लगता है ये आपने बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्रश्न पूछा है। किसी भी जन्म कुंडली के एनालिसिस करने के समय, उसके प्रेडिक्शन की बात करने के समय, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुंह खोलने के समय, मुंह खोलने के पहले जी। मैं क्या क्या देखता हूँ, हम क्या क्या देखना चाहिए, नहीं मैं क्या क्या देखता हूँ, आप क्या तो क्या उसकी बात का अर्थ ये है कि सबसे पहले तो उसका लग्न क्या है, लग्न का ग्रह कहाँ बैठा है, उसके लग्न का नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र का चरण कौन सा है, ठीक है। उसके बाद फिर नक्षत्र का चरण हो गया, उसके लग्न की डिग्री क्या है, लग्न की डिग्री में कहीं वो आगे जा रहा है, इधर जा रहा है, किस राशि की तरफ इंक्लाइंड है, ये। इसके बाद फिर उसका लग्न का ग्रह कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस का ग्रह कहाँ बैठा है, थर्ड हाउस का ग्रह कहाँ बैठा है, इसी तरह से पूरे 12 के 12 भावों के ग्रह कहाँ बैठे हैं, एक दूसरे की परस्पर दृष्टि किसकी कैसी है, ठीक है। लग्न का, पंचम का और नवम भाव का ग्रह कहाँ है जन्म कुंडली में, कहाँ उसकी पोजीशन है। बिल्कुल। क्योंकि लग्न में जैसे कुछ सिद्धांत भी हमको ध्यान रखने पड़ते हैं कि केंद्र में कहीं चंद्रमा और गुरु जैसे ग्रह आ गए, हाँ। तो वो सब पे भारी हो जाते हैं, वो इंसान का कुछ नहीं देखना है आपको, फिर उसका विजय होने लगती है। तो ऐसे सिद्धांत भी हमको ध्यान में रखते हैं पड़ते। पंचम स्थान में, नवम स्थान में कौन से श्रेष्ठ ग्रह बैठे हैं, दशम का नवम का आपस में संबंध क्या है, लग्न का पंचम का संबंध क्या है, कौन से ग्रह नीच राशि के उच्च राशि के हैं, ये देखना पड़ता है। फिर इस सब का निचोड़ निकाल के हम पहुंचते हैं नौमांश में जी, जिसको हम D9 बोलते हैं, जस्ट पास में। इतना सब देखा हमने लग्न कुंडली से जी। इसके बाद फिर हम पहुंचते हैं नौमांश पे। नौमांश उसके जीवन का अल्टीमेट सुख है, क्योंकि कोई भी मेरे पास आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है, दैविक भौतिक आध्यात्मिक 3 चीजों की बात करने के लिए आ रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करने के लिए आ रहा है, अर्थार्थी रुपए पैसे के लिए आ रहा है, समस्या इसलिए आ रहा है, दुखी है इसलिए आ रहा है, इन सब चीजों के समाधान के लिए आ रहा है। तो उसका देखेंगे कि सुख कितना प्रीडोमिनेंटली है या नहीं है। फिर नौमांश के अंदर उन ग्रहों की स्थिति देखेंगे, इधर वाला ग्रह यदि आगे नौमांश में किस पोजीशन के अंदर बैठा है, क्या वो वर्गोत्तम है ग्रह, ठीक है। इधर भी तुला राशि में है, नौमांश में भी तुला राशि में, तो उस ग्रह का प्रभाव बहुत शानदार हो गया। तो नौमांश को देखेंगे, नौमांश यानी D9 को देखने के बाद फिर सारी पोजीशन के बाद फिर हम उसकी महादशा पे जाएंगे। महादशा कंट्रीब्यूट करती है 20%, फलित निकालना है तो महादशा में कहाँ चल रहा है, महादशा का ग्रह क्या लग्न का, राशि की चंद्रमा के ग्रह का मित्र शत्रु है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इतना सब देखने के बाद फिर हम आएंगे आज की तारीख पे कि आज लग्न का, नौमांश का, बाकी डिविजनल चार्ट्स का और महादशा के ग्रह की पोजीशन का आज के आसमान में चलते हुए ट्रांजिट से, गोचर से क्या संबंध है। आज चंद्रमा कहाँ चल रहा है, आज मंगल कहाँ है, बुध कहाँ है। सोचिए किसी का मकर लग्न है तो हम पता लगाएंगे आज हम इसके मकर लग्न वाले की, जिसकी जन्म कुंडली देख रहे हैं, इसके मकर लग्न की जन्म कुंडली में शनि लग्न में बैठा है और नौमांश कुंडली के अंदर इसका कन्या राशि के अंदर चला गया है, तो क्या फल है। फिर राशि में क्या चल रहा है, इस पर बुध की महादशा चल रही है, कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, उसको हम पूरा कैलकुलेट करके फिर देखेंगे कि आज ये सब पूरे इस मिक्सचर का, पूरे एक कॉन्फ़िगरेशन का हिसाब से शनि आज कहाँ चल रहा है। पता लगा शनि आज मीन राशि में चल रहे हैं, तो वो थर्ड हाउस में चल रहे हैं इसके। फिर मिला जुला के इन सबको पूरा इनका जो निचोड़ होगा, ये लगभग 100, 150, 200 पॉइंट्स हो जाते हैं। इन सबको पूरा मिक्स करके फिर हम उसका प्रेडिक्शन निकालते हैं कि इस ग्रह से इसको ये लाभ हो सकता है या ये नुकसान हो सकता है, ये ग्रह का ट्रांजिट आने वाले समय में इसको ऐसा कर सकता है। अब आपको इन चीज़ों से सावधानी रखनी है। अब मुझे समझ आ गया है कि आपने क्यों बोला था कि प्रेडिक्शन जनरलाइज नहीं हो सकता है। तो ये जितने भी आपने 100 पॉइंट्स बनाने के बाद बोला कि यहाँ से D9 निकलता है, तो क्या इसके बाद कुंडली बनती है? और अगर कुंडली बनती है तो कितनी लेयर्स होती हैं कुंडली में? वो तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। एक कुंडली के तो 2 लाख से ऊपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, एक जन्म कुंडली बनेगी तो एक कुंडली के इतने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन ये सब तो जन्म का जो समय बताया है आपने, यदि आपका जन्म 13 जनवरी 1985 का आपका जन्म है जी, और उस समय 8:10 पे आपका जन्म हुआ है प्रातःकाल, और इंदौर का आपका जन्म है जी, तो इसके अनुसार जो कुंडली बनी, उस कुंडली के अंदर ये सारा का सारा उल्लेख किया हुआ है। उस उल्लेख को हमको पढ़ना है, उसको पढ़ के ही तो हम प्रेडिक्शन निकालेंगे। यही एस्ट्रोलॉजी है जी। क्या टाइम प्लेस अगर आपके पास प्रॉपर आती है तो एग्जैक्ट जितनी चीज़ें चल रही हैं किसी के जीवन में, क्या वो बता सकते हैं?
जितनी चीजें चल रही है, टाइम, प्लेस और बर्थ डिटेल्स ही तो पता लगती है। ये तीनों चीजें चाहिए। आगे क्या फ्यूचर हो सकता हाँ, है, हाँ, प्रेडिक्शन सारा सब कुछ सामने आ सकता है किसी इंसान हर का। एक का इस बिल्कुल आता है। इसका प्रतिशत अलग अलग हो सकता है, प्रतिशत कम ज़्यादा होगा, लेकिन बिल्कुल उसी के हिसाब से, इसी के अनुसार निकलता है। क्या एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर को फिक्स रखने की पॉसिबिलिटी रखता है? क्या इतनी ताकत एस्ट्रोलॉजी में है कि आप कोई रेमेडी बताते हैं और अगर हमने वो रेमेडी कर ली तो क्या नॉर्मल इंसान जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, क्या वो सक्सेस को पा सकता है? बिल्कुल पा सकता है। जो छोटी छोटी रेमेडी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि तरीका ये है, पद्धति ये है। हम बहुत बड़ी एग्जाम्पल वाली बात करें तो फिर ऐसे बहुत बड़े बड़े पौराणिक, जैसे अभी हमने राम जी की बात की है, कृष्ण भगवान की जन्म कुंडली की बात की, हाँ। तो ये तो एकदम सबसे बड़ी बात करना हो गया। लेकिन हम इस युग के अंदर बात कर रहे हैं कि क्या रेमेडी करने से कुछ हो सकता है। क्या? तो छोटी छोटी रेमेडी करने के साथ में अपने काम ठीक करें, उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। पूजन अनुष्ठान में यदि वो क्रिटिकल पोजीशन में ग्रह नक्षत्र बैठे हैं तो जन्म कुंडली के अंदर ही मुहूर्त निकलता है, ठीक है। उस मुहूर्त के अनुसार उसका पूजन अनुष्ठान करें, उस ग्रह को शांत करें, तो निश्चित रूप से उसके फ्यूचर की जो चीज़ें, आने वाली चीज़ें हैं, वो फिक्स होती हैं, ठीक होती हैं, अच्छी होती हैं और उसको परिणाम मिलता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें इनके लिए अनुष्ठान किया, पूजन की, तो उनको उसी स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर उनको परिणाम मिला है, फल मिला है और सफल हुए हैं लोग बाग। अभी तो आपने राम जी और रावण की बात कर दी, ये तो सतयुग की बात हो गई, पर कलयुग में किस तरीके से आपने कुछ रेमेडीज दी हो किसी को और वो काम की और वो इंसान आपके पास वापस आया हो, उसने कहा हो सर मेरा काम हो गया आचार्य जी? क्या आपके पास कुछ ऐसे लोग रहे? हाँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इतने साल में करीब 10,000 से तो ज़्यादा ही लोगों को मैं मिल चुका हूँ, बहुत सारी हज़ारों पूजाएं की हुई जी। रेमेडी में एक बार एक्चुअली एक कोई बाहर से आए थे सज्जन, वो कहीं अहमदाबाद के रहने वाले थे। वो अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत परेशान थे जी। तो अब उसमें उन्होंने जो भी मुझे बताया कि हमने इसमें ये पूजा करी, वो पूजा की, जिसने जो बताया हमने वो किया। मेरे एक मित्र के माध्यम से आए थे मेरे पास जी। और बड़े उदास से थे। वो बोले हम ये बहुत सारा इसमें कर चुके हैं, सब कुछ हो रहा है, और सॉरी अहमदाबाद नहीं, वो रांची से कहीं से थे वो। तो बोले बहुत हमने प्रयास किए बेटी के लिए, तो इसका ना विवाह वाला कुछ काम हो पा रहा है, हम बिल्कुल असमंजस में है कि अब इसका विवाह कर दें या जो पढ़ाई करना चाहती है इसको पढ़ाई वाले इस पे कराएं। तो हमने एज ए होल ये बोला कि भाई इसके सफलता, पूर्ण सफलता के लिए, इसके प्रयास के लिए हम 10, 12, 15 बार प्रयास कर चुके हैं, बहुत सारी पूजाएं। तो बोले अब हम बड़े वो हैं। तो मुझे भी लगा कि पिताजी क्या है, जब बेटी का ब्याह करता है तो बहुत खुश होके खर्चा करते हैं, खुश होके सब वो करते हैं, बट बेटी को सफल बनाने के लिए, क्योंकि एक ही बेटी है, वो सब कर रहे हैं प्रयास, नहीं हो पा रहा तो बड़े दुखी हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने क्या इसमें जो आपने बताया है कि ये सब कराया, एक्चुअली ये सब कराना नहीं था, कुछ अलग ही इसका काम करना है। इसके लिए इस विशेष ग्रह की शांति कराएं जी। तो वो क्या है, सभी दूर घूम रहे थे, उसके अंदर बहुत सारे, इतने सारे दोष दिख रहे थे कि इसमें शनि चंद्रमा साथ में बैठा हुआ है तो उसको विष योग है, ये योग है, इस योग की शांति कराओ, वो योग की शांति कराओ। लेकिन लग्न के ग्रह के लिए कहीं कोई उनका ऐसा उपाय नहीं था। बिल्कुल। और हम एक सिद्धांत से चलते हैं कि लग्न सबसे पहले, फिर राशि, फिर महादशा, ये सीक्वेंस होती है ना। तो वो आए विश्वास से मेरे पास जी। उनका वो एक पूजन अनुष्ठान किया। उसके बाद में पहले उसके बाद का जो अटेम्प्ट था उनका, सब कुछ असमंजस दूर हुए और वो लड़की का जो शी गॉट सेलेक्टेड इन मेडिकल। अच्छा। और बाद में फिर उसका सिलेक्शन हो गया, वो मिलने भी बाद में आए। फिर उसका थोड़े समय में उसका फिर उन्होंने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में उसका विवाह भी उन्होंने फिक्स कर दिया। और वो ड्यूरिंग द पीरियड इटसेल्फ, रांची के रहने वाले थे, ड्यूरिंग द पीरियड इटसेल्फ उसका वो विवाह की बात भी उन्होंने तय कर दी है। तो एक ये है। एक बार किसी ने मुझे फ़ोन किया, बोले हमारे इसमें ये दोष है, हमको ये पूजा करानी है। तो मैंने कहा बताइए। बोले हम लोग एक्चुअली, मैं सरदार हूँ पर हम इसको मानते हैं बहुत, विषय को ऐसा ऐसा है, पर किसी ने मुझे बताया वाइफ को कि ये इसमें चंद्रमा का दोष है, तो चंद्रमा की शांति पूजा करानी, तो आप कहाँ करा देंगे? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप ये डॉक्टर को कैसे बता रहे हैं कि कुछ फलाना कुछ काम कराना है? आप मेरे को जन्म कुंडली भेजिए, ठीक है, मैं समझूंगा, जन्म कुंडली पहले देखूँ, समझूँ कि उसमें चंद्रमा की शांति करना है नहीं करना है और किस लिए कराना है पूजा। बोले नहीं, हमारे को किसी ने बताया है। मैंने कहा किसी ने बताया हुआ ठीक है, आप मुझे कुंडली भेजिए, मैं कुंडली देख रहा हूँ समझने के लिए, मैं आपसे भी कुछ दान दक्षिणा नहीं ले रहा हूँ, कुंडली देख के समझूँ सही में कि चंद्रमा की पूजा कराना है तो किस विधि से क्या करना है इसमें। ही सेंड मी द जन्म कुंडली, डिटेल ऑफ बर्थ डिटेल ऑफ हिज वाइफ। अब पता लगा मुझे, वो जन्म कुंडली बनाई, पता लगा कि उसमें तो चंद्रमा उसका 11वें भाव में बैठा है, सूर्य और चंद्रमा के साथ में
मंगल के साथ में चंद्रमा वहाँ बैठा हुआ है और वो पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मैंने उनसे पूछा ये पूजा क्यों कराना चाह रहे हैं? बोले हमने ये बहुत सारा कुछ किया हुआ है, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, पर संतान नहीं हो रही है। किसी ने हमको बताया है कि ये चंद्रमा की शांति कर लोगे तो संतान। तो मैंने कहा भाई आप कुछ मत करो, इसमें तो कोई दोष नहीं है। मैंने ऐसा नहीं पूछा कि आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष हो सकता है, आपका संतान तो पति से होगी जी, पत्नी के भाग्य से धन आएगा, पति से संतान होगी। मैं ये बोलने वाला था कि आप अपनी जन्म कुंडली भेजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जन्म कुंडली से संतान नहीं हो रही है। लेकिन मैं थोड़ा रुक गया। मैंने उनको लाइक काम करो, इसमें ये शनि के चंद्रमा से संबंधित कोई दोष नहीं है, चंद्रमा की शांति का पूजा, क्योंकि चंद्रमा तो मित्र ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, पंचम भाव को देख रहा है, अच्छा योग बना हुआ है। ही गॉट रिस्पॉन्स। और मैंने कहा अभी कुछ मत करो, आप सिर्फ ये मंत्र जाप करते रहो। ही डिड द मंत्र जाप, जो लग्न के, राशि के और उसके हिसाब से पंचम भाव का संतान है तो पंचम भाव का मंत्र भी दिया। मंत्र करते रहे, 3 महीने के अंदर ही वॉज वेरी हैप्पी। तो दोनों प्रकार की, ये बिना किसी पूजन अनुष्ठान के रेमेडी से भी काम होता है, और जहाँ पूजन अनुष्ठान लगता है पूजन अनुष्ठान वाली रेमेडी बताते हैं। तो दिस इज अबाउट दिस। सर, हम नवग्रह अक्षत कुंडली पूजा के बारे में बात कर रहे थे, आखिर ये पूजा है क्या? और जैसा आपने मुझे बताया आपकी स्पेशलिटी इस पूजा के अंतर्गत आती है, तो ये पूजा है क्या, एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें हर शब्द का अर्थ क्या होता है, होती कैसे है, ये सब क्या आप हमें एनलाइटन कर सकते हैं? ओके, देखिए नवग्रह अक्षत कुंडली पूजा कोई अलग पूजा नहीं है, ये नवग्रह शांति पूजा ही है। अक्षत कुंडली पूजा, इसमें अक्षत शब्द हमने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि ये हम हमारी जिम्मेदारी से जैसे काम करते हैं, तो उसमें हम इसमें कुंडली का निर्माण करते हैं। कुंडली का निर्माण इसलिए करते हैं क्योंकि हर पूजा के समय, हर वैदिक अनुष्ठान में एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं पुण्यावाचन जी। ठीक है, उस पुण्यावाचन को हम बोल सकते हैं पूरी पूजा का वो प्रोसेसर होता है। यदि हम हमारे इस वर्ल्ड की बात करें तो पूजा का प्रोसेसर होता है, उसके माध्यम से जो पूजा करा रहा है उसकी सारी विशेष चंद्रमा से नक्षत्र से संबंधित देवताओं तक जाती है। मतलब उस पुण्यावाचन कर्म करते समय जो पूजा कराने वाला है वो अपने लिए सुख समृद्धि, धन दान समृद्धि, पुत्र पौत्र, विवाह हो जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, सब कुछ मांग लेता है। और ये भी मांगता है कि आज के दिन का, जिस दिन मैं पूजा कर रहा हूँ, अद्य दिवसे, आज के दिन का तिथि करण मुहूर्त लग्नादि देवता प्रियंतम, आज के दिन का लग्न, आज के दिन की तिथि, आज के दिन का वार, आज के दिन का नक्षत्र भी मेरे जीवन में अनुकूल हो जाए। जब इतनी बड़ी मांग रखता है वो, तो ये सब, और उसको हम अक्षत से उसका समापन करते हैं, उसको आशीर्वचन करते हैं, तो हम वो कुंडली बनाते हैं, तो वो होती है अक्षत कुंडली। उसके बीच में उसका पुण्यावाचन का कलश रखते हैं। अब ये पूजा कैसे की जाती है? तो ये पूजा करने के पहले इसका हम एक मुहूर्त निकालते हैं जी। जन्म कुंडली जो बनी है, जन्म कुंडली हमारे लिए एक मेडिकल रिपोर्ट की तरह है। यदि आपको कोई पैर में फ्रैक्चर हो गया है तो फ्रैक्चर का ऑपरेशन आप वो जो एक्सरे है उसके अनुसार ही कराएंगे। मनोज का अशोक के फ्रैक्चर के एक्सरे के हिसाब से मनोज का ऑपरेशन नहीं हो सकता, अशोक का ही होगा। तो जन्म कुंडली के अंदर ही मुहूर्त छुपा है कि किस दिन इस पूजा को करना है। जैसे विवाह करना है तो विवाह करना है तो जन्म कुंडली के अनुसार ही वो उसका पूरा लग्न निकलता है कि स्थिर लग्न कब आएगा। दोनों वर वधु की जन्म कुंडली के अनुसार 6वां 8वां 12वां चंद्रमा तो नहीं आ रहा है जिस दिन विवाह हो रहा उस दिन, ठीक है, विवाह के नक्षत्र तो फिक्स है, लेकिन उसका 6वां 8वां 12वां चंद्रमा अवॉइड करते हैं। तो इस प्रकार से जन्म कुंडली जो है पूरा मुहूर्त शास्त्र है, ये मुहूर्त शास्त्र है। तो हम लग्न की अनुकूलता देखते हुए उस व्यक्ति की जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं, और जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन चंद्रमा या तो उसके लग्न का हो, पंचम भाव का हो, नवम भाव का हो, दशम भाव का हो, एकादश का हो, या उस विषय का चंद्रमा हो जो एक विशेष कार्य के लिए वो करने आया है, तो वो उसके हिसाब से ये मुहूर्त निर्धारित किया जाता है। और मुहूर्त निर्धारित करने के बाद हम ये पूरा पूजन एक विशेष पंचायत के अनुसार करते हैं। इस पंचायत पूजन में ब्रह्म स्वरूप नवग्रह स्थापन करते हैं। ब्रह्म स्वरूप नवग्रह स्थापन होता है एकादश रुद्र के साथ। इसके बाद में फिर जो 5 ग्रह हैं उसकी जन्म कुंडली में जिस समस्या को लेके हमारे पास आया है, जिसके समाधान को लेके के प्राप्त करने के लिए आया है, उसके लग्न का ग्रह, राशि का ग्रह, महादशा का ग्रह, पंचम भाव का और नवम भाव के ग्रह का 5 ग्रहों का को सिलेक्ट करके उनका विष्णु स्वरूप, रुद्र स्वरूप विशेष रूप से या तो अक्षतांजलि पूजन करते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं 108 अलग अलग नाम से, या जलाभिषेक करते हैं, जलांजलि करते हैं। तो इन 5 ग्रह का जो जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह है या उसको समस्या दे रहे हैं, इन ग्रहों को शांत करने के लिए खाली 9 ग्रह की पूजा नहीं करते हैं, विशेष वो 5 ग्रह का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं जो उस व्यक्ति के लिए जरूरी है। उन 5 ग्रह का ब्रह्म स्वरूप, विष्णु स्वरूप, रुद्र स्वरूप और जन्म कुंडली में ग्रह स्वरूप, और सबसे आखिरी में हवन करके हवनात्मक रूप से अग्नि स्वरूप उसका पूजन करते हैं।
तो वो एक ग्रह का 5 प्रकार से हम ये पूजन करते हैं। इसके साथ में कुल देवी कुल देवता का पूजन होता है, पुण्यावाचन जैसे मैंने आपको कहा, वरुण पूजन होता है, नांदी श्राद्ध होता है, एक संक्षिप्त सा नांदी श्राद्ध पूजन करते हैं। और हर एक नवग्रह में, हर एक ग्रह के साथ में जो 5 ग्रह मुख्य हैं, इनके लिए यदि किसी का दान निकल रहा है किसी ग्रह का, जैसे राहु का है, मंगल का है, तो उसका रत्न हम उसको लेकर के प्रभावित करते हैं। जो लगन का रत्न धारण करने योग्य वो रत्न उसके नाम गोत्र से सिद्ध करके उसको देते हैं। अच्छा। कि ये अब आपके नाम गोत्र से सिद्ध हो गया है, आप धारण करिए, वो भी करते हैं। औषधियाँ लगती है हवन में। इस प्रकार से ये पूरा संपूर्ण पूजन है जो किसी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पे होता है, और इसका मुहूर्त उस जन्म कुंडली में से निकलता है। जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है उसके लिए हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं। उसके प्रश्न कुंडली के हिसाब से मुहूर्त निकाल के शुभ नक्षत्र में उसके लिए पूजन करते हैं। उसके प्रश्नों के अनुसार वो सारे ग्रहों को वहां पर रख के उनका पूजन करते हैं। पंचग्रही अनुष्ठान में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र स्वरूप और अग्नि स्वरूप ये पूरा पूजन करते हैं। ये होता है नवग्रह अक्षत कुंडली अनुष्ठान। बहुत अच्छे से आपने मुझे समझा दिया है कि किस तरीके से ये पूजा होती है, ये पर्सनलाइज्ड होती है। आपने ये पूजा की है और आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पूजा को करते हैं। आपने गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज किया है। किस हद तक इस पूजा में आपको इस रजिस्टर्ड में, इस गोल्डन बुक में रजिस्टर होने के लिए सम्मान मिला है? सम्मान तो ये है कि जो काम कर रहे हैं इसको ये रिकॉग्नाइज होता है कि चाहिए हम लोगों ने जब किसी से कुछ दक्षिणा ली है जी, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। नैतिक भाव होना चाहिए हमारे में कि जिसके लिए पूजा की है उसके पूजा का डेटा हम संभाल के रखें। बिल्कुल। ताकि अगली बार उसको कुछ भी समस्या है, परेशानी हो, तो हम उसका समाधान जिसके लिए पूजा करते हैं उसके सबसे पहले, पूजा के पहले, हाँ, यदि वो आराम से है तो सबसे पहले उसको हम 4 या 5 मंत्र का जाप करने के लिए देते हैं कि पहले अपने लेवल पे लग्न के ग्रह का सबसे पहले एक पौराणिक मंत्र का जाप आरंभ करो, क्योंकि फल तो आपको चाहिए। बिल्कुल। मेरे कुछ बहुत सारा मंत्र बोल देने से, मैं तो बहुत सारे मंत्र बोलता हूँ, मेरे बहुत सारे ही कर लेने से सब कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपको भी करना। आपकी कनेक्टिविटी जब तक उस ग्रह से नहीं होगी, वो सूर्य चंद्र मंगल ग्रह तो आपको, राहु केतु तो आपको पीड़ित कर रहे हैं। बिल्कुल। आपका ऐसा भाव है, हमने जन्म कुंडली में देखा कि ये इस ग्रह से ये पीड़ा है, तो आपको उस ग्रह से कनेक्टिविटी का भाव, संपर्क का भाव रखना पड़ेगा। तो यदि जैसे किसी का चंद्रमा का लग्न है, कर्क लग्न है, तो सबसे पहले वो दधी शंख तुषारावम शिरोदारणव समम, इसमें का उसका चंद्रमा का मन देते हैं। उसकी राशि सोचिए कन्या राशि है तो प्रेम कुलिका श्यामम रूपेणा प्रतिम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुध प्रणमाम्यम। जहाँ चंद्रमा बैठा है वो राशि बनी तो राशि का ग्रह मंत्र देते हैं। अब उसकी माँ दशा चल रही है शनि की, तो नीलांजन समाभासम रविपुत्र में मागजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्रम, शनि का मंत्र करो। इनकी संख्या है, बोले पंडित जी बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, इसमें इतना सारा नहीं कर पाऊंगा, तो भाई इनका आप आरंभिक बीज मंत्र करो, ओम भूर्भुवः स्वः सोम सोमाय नमः। ये चंद्रमा का है। हाँ। चंद्रमा का अंक पकड़ लो आप, 2 बार ही कर लो, ओम भूर्भुवः स्वः सोम सोमाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः सोम सोमाय नमः। शनि का है तो 8 बार कर लो, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः शम शनिश्चराय नमः। ये भी हम बोल नहीं पाएंगे, समय नहीं है, तो हमारे पास में ऑडियो ट्रैक बना के रखें। अच्छा। उच्चारण के आप ऑडियो ट्रैक ले लो, कान में लगाओ, सुनो, और बिल्कुल विशुद्ध उच्चारण आप आराम से सुनिए उसको। तो ये करके आप अपने इस पूरे शरीर में, क्योंकि चेतन मन, अवचेतन मन, आपका भौतिक शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर, सारे के सारे शरीर को, मन को, वचन को, आत्मा को, चित्त को, बुद्धि को, आपके करुणा को, प्रेम को, दया को, जितने भी भावों के साथ आप दुनिया में जी रहे हैं, इन सबको आपको संतुष्ट करते हुए कुछ परिणाम चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, दैवी परिणाम चाहिए। दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक कुछ आपको प्राप्त करना है। दैविक मतलब प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है, तो जितना आप जब तक करेंगे उससे प्रभु की कृपा होगी, दैविक कृपा है। भौतिक का अर्थ ये हुआ कि भौतिक में जिसने आपको जो बताया, भाई आप प्रयास करो, पढ़ने का प्रयास करो, कहीं काम अटक रहा है तो किसी से मिलके वो रास्ता निकालने का प्रयास करो, तो ये भौतिक आपके कृपा हो गई या प्रयास हो गए। आध्यात्मिक का अर्थ ये हुआ कि जो हम आपको आध्यात्मिक चिंतन दे रहे हैं, भाई आपका देखा समझा कि कुछ मन का काम नहीं हो पा रहा है, तो आपको शांति भी चाहिए और आपको वो कनेक्टिविटी चाहिए कि इस आध्यात्मिक लोक से आपकी कनेक्टिविटी हो पाए, तो हम आपको जो मंत्र दे रहे हैं, मंत्र का जाप भी आप करिए जी। तो इस तरह से पूरा ये समग्र रूप से मिला जुला जो स्वरूप है, यही वैदिक ज्योतिष होता है, और इसका सारा वैदिक वांग्मय से संबंध है। इस प्रकार से ये नवग्रह अक्षत कुंडली अनुष्ठान के पहले हम लोगों को मंत्र देते हैं। अगर मैं इन सबको साइड में रख के बात करूं तो क्या सिर्फ यही चीज़ है जिसके लिए लोग आपको अप्रोच करते हैं? ग्रह दोष शांति, नवग्रह अक्षत दोष, इन सब के लिए कुंडली पूजा? इसके अलावा भी जिनको सिर्फ बात करके समझना है कि जन्म कुंडली में क्या चल रहा है, वो प्रेडिक्शन के लिए, गाइडेंस के लिए,
फलित जानने के लिए थोड़े समय में क्या होने वाला है आगे, ठीक है, क्योंकि वो भी एक विस्तृत विश्लेषण होता है। बिल्कुल। एक विस्तृत विश्लेषण किसी को मुझे बना के देना है, या उस कस्टमाइज प्लान किसी को बना के देना है उसके हिसाब से कि अब आपके लिए 6 महीने में ये महादशा चलने वाली है, हाँ। ये पूरा 6 महीने साल भर का प्लान में बना के देता हूँ। हाँ। कस्टमाइज प्लान 1 साल का और 6 महीने का, ये 2 प्लान्स मैं बना के देता हूँ। उसमें यह रहता है कि यदि जन्म कुंडली का डिटेल आपने दिया और आपने अपने कुछ क्वेश्चनर्स दिए कि ये मेरे प्रश्न है और ये मेरी चीज़ें हैं जिसमें आई एम लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड इन दिस स्पैन ऑफ 6 मंथ एंड 1 ईयर। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम आपको पूरा एक चार्ट बना के देते हैं, उससे वो गाइडेंस भी होता है और वो उसके अंदर फलित भी काफ़ी सारा हिस्सा प्रेडिक्शन का भी आ जाता है। और फिर जब लोगों को लगता है कहीं कुछ, इतने सारे लोग संपर्क में, जब किसी को लगता है कि इनसे कुछ मन का काम हो नहीं पा रहा है, तो दे कम फॉर द पूजन अनुष्ठान ऑल्सो। क्या कोई एग्जाम्पल है आपके पास? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, हर इंसान का, हर व्यक्ति का एग्जाम्पल है, हर व्यक्ति का एग्जाम्पल है। कुछ लोगों का काम, सोचिए आप ऐसे मान के चले 10, 15, 20% लोगों को सिर्फ मंत्र से लाभ होता है, तो मंत्र वाला काम कर रहे हैं, मंत्र वाला काम कर रहे हैं, उससे उनको लाभ होता है। कुछ और प्रतिशत भी है जिनको मंत्र भी कर रहे हैं और प्रेडिक्शन ले रहे हैं, उसके हिसाब से उसको फॉलो कर रहे हैं, तो 20-25% प्रतिशत वो लोग हो जाते हैं। ऐसे 50% लोगों को तो यही रहता है। अच्छा। अब बाकी 50% बचे, उसमें से कुछ नए लोग आते हैं अचानक वाले, ये पंडित जी फलाना दोष है, वो पढ़ के आ रहे, देख के आ रहे, लोग समझ लेते हैं आजकल कि लड़की के तो गुरु राहु साथ में बैठा हुआ है, चांडाल दोष है और मांगलिक भी है, लड़की विवाह नहीं हो रहा है। अब उसमें बहुत सारी चीजें होती है। इसमें कई एपिसोड हुआ, मेरे सामने एक लड़का आया, हाँ। उनने कहा मेरे तो जन्म कुंडली भी अच्छी है, मेरा पैकेज भी बहुत अच्छा है, मेरी जन्म कुंडली में देखिए पंडित जी कोई दोष नहीं है, बहुत से लोगों से मिल लिया, हाँ। तो मुझे विवाह ही नहीं हो रहा। उसके माता पिता भी बैठे हुए सामने, ऐसा प्रश्न किया उन्होंने। तो कई बार हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। बिल्कुल। ही वॉज नॉट एब्सोल्युटली वेरी गुड लुकिंग, बट ही वॉज लुकिंग फॉर ए गर्ल, अपनी मनपसंद की लड़की देख रहा था। अब लड़कियां भी अपने पसंद का लड़का देख रही हैं, लीव असाइड द पैकेज। अब उसके भाग्य में यदि होगी लड़की, बोले आप मेरा भाग्य बढ़ा सकते हो क्या कि मुझे सुंदर लड़की मिल जाए? तो मैंने उसके हाथ जोड़ ली, मैंने कहा मेरा नाम अभी तक पंडित विजय रावल है, अभी ब्रह्मा जी नहीं रखा है। ऐसा कोई काम नहीं होता भाई कि जिसमें आपने हमको बताया। हाँ, एक साधारण भाव से कोई बात करता है कि सुंदर सुशील गुणवान कन्या वधु प्राप्ति निमित्तार्थम अमुक अमुक गोत्राणाम यजमानस्य कल्याण निमित्तार्थम मातु पितु आज्ञा पारिवारिक प्रतिष्ठा अनुसारेण अमुक अमुक कर्म सहित बारंबार विनम्रता विनंती निवेदन सहित भगवान भूत भावन महाकालेश्वर देवता कृपा प्रसाद प्राप्ति निमित्तार्थम, भगवान लक्ष्मी नारायण देवता वर वधु स्वरूपी कृपा प्रसाद प्राप्ति निमित्तार्थम अमुक अमुक पूजन अनुष्ठान संकल्पम जजमान द्वारा नाना नामेभ्यो ब्राह्मण सहित पूजन अनुष्ठान संकल्प अहम करिष्ये। ऐसा विनम्रता से हम निवेदन लगा सकते हैं, बट हम कोई ऐसा एक उसको एक एग्रीमेंट टाइप लिख के नहीं दे सकते कि भैया आप सोच रहे हो। फिर मैंने समझाया उनको, मैंने कहा भैया थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो। अब आप थोड़ा ऐसा तो सीधा नहीं बोला कि थोड़ा भाई कांच में देखो जाके जरा, आप बहुत सुंदर लड़की क्यों शादी कर लेगी आपसे? तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी रहती कि हम ये नहीं बोलते कि हमने कुछ कर दिया तो आपका काम हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा एक साधारण सा इसमें वैसे भी लोगों को भी लोग भी अब समझने लगे हैं कि क्या प्रश्न करना है, क्या सवाल, पर फिर भी थोड़ी एडेमेंसी रहती है लोगों में, थोड़े स्टबर्न होते, बोलते नहीं ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर वहाँ हम अपने आप को बचा लेते हैं कि भाई ऐसा हमारे पास कोई कॉन्टेक्ट थोड़ी है, ठीक है, किसी के पास नहीं हो सकता है, ना आपके पास कोई कॉन्टेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। वी डोंट फ्रेंचाइजिंग सूर्य चंद्र मंगल कि भगवान आए फलाने जी आए इन्होंने ऐसा ऐसा बोला है, तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है वहाँ तक उसकी बात पहुँचाने का। हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है किसी बात को बड़े विनम्र भाव से, जिसे मैंने कहा ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान। हमारा ज्ञान है, हमने पढ़ा है, वेद विज्ञान पढ़ा है। अब वेदांग ज्योतिष में तो वो थोड़े से मंत्र हैं वेदों के बारे, ज्योतिष के बारे में। वेदांग ज्योतिष तो वो छोटा विषय। अभी वैदिक ज्योतिष, फलित ज्योतिष जो आ गया है 200, 500, 600, 700 साल पुराने, जितने भी लघु पाराशरी, पाराशरीगण, सारावली और जितने भी ग्रंथ हैं वो सुंदर ग्रंथ हैं, और उनमें भी तरह तरह के श्लोक के माध्यम से यही बातें बताई हुई है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हो तो क्या फलित देगा। तो समग्र रूप से इसका जो अंततोगत्वा जब पूजा की बात आती है, अनुष्ठान की बात आती है, तो उसमें आखिरी में यही रहता है कि आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, उपासनात्मक, उपासना करने वाला विज्ञान है। बिल्कुल। आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट जाके मैं थोड़ा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने अभी बताया कि वो जो जजमान थे उन्होंने आपसे ऐसा सवाल पूछा, कैसे स्टूपिड सवाल पूछने वाले लोग भी आपके पास आते हैं, या अगर आते हैं तो
ऐसे कौन से स्टूपिड सवाल है जिसके बाद आपने बोला कि मैं अब नहीं कर सकता ये? नहीं, तरह तरह के लोग आते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, इंदौर का ही है। हाँ, बहुत अच्छी फैमिली है, दे आर वेरी गुड फैमिली। लड़का जो है वो इज मैनेजमेंट ग्रेजुएट, MBA जिसको बोलते हैं। लड़की भी बहुत अच्छी, एक ही लड़की बहुत पढ़ी लिखी, वो भी MBA। एब्सोल्युटली गुड लुकिंग, वेरी ब्यूटीफुल कपल। वो लड़की के माता पिता मेरे फ्रेंड के साला और वो थे। तो मेरे पंडित जी में मिलना है, अभी साल भर हुआ है विवाह को और बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इनमें, जबकि दोनों के कामकाज अच्छे, मतलब हायर मिडिल क्लास से भी ऊपर के इनकम के ग्रुप पे अच्छी जगहों पे रहते हैं, बढ़िया सब सुविधाएं, कारें वारें, सब बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। बस वो दोनों की बन नहीं पा रही है, तो बोले अलग होना चाह रहे हैं। हाँ। तो एक बार आपके पास आके आप समझा लो, क्योंकि आप हमारे फैमिली से, उस पूरी फैमिली से मैं टच में हूँ। अच्छा। फैमिली में उनके 70-80 से ज़्यादा लोग हैं, 100-150 लोग भी होंगे पूरे परिवार में, उन सबसे मैं टच में हूँ। अच्छा। मेरे से सारी पूजा अनुष्ठान कराते, बात हो। तो आए, मैंने कहा ठीक है ले आओ भाई, दोनों की कुंडली देखी मैंने कहा यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। बोले हमने काल सर्प की शांति भी करा ली है। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा इसमें तो आपके इसमें कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने विवाह भी उपका हो गया, उसके बाद फिर मैंने मैच मेकिंग भी करके देख ली, बाकी मंगल और दूसरे भी देख लिए, षडाष्टक वगैरह, मैंने कहा सब अच्छा मैच है। अच्छा। फिर क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं पंडित जी एक ने बताया था कि ऐसा था इसलिए ऐसा था। मैंने कहा देखो उनको सब में ध्यान मत लगाओ, मेरा आपसे कहना है कि आप थोड़ा 2-2 5-5 मिनट कुछ मैं ग्रह के मंत्र दूं करने के लिए, तो वो कर पाओगे क्या? तो उसके पहले मैंने उससे पूछा, लड़के से पूछा, मैंने कहा भैया आप ये कुछ अपने आप को, जो बोले पंडित, लड़का बोल फट गया, लड़का फट पड़ा, बोलता है पंडित जी वो मन में विवाह के बाद से बहुत बेचैनी और ऐसा वैसा है, हम तो साथ में रहना नहीं चाह रहे। लड़की भी बिल्कुल ऐसे बैठी हुई। तो मैंने लड़के से पूछा, मैंने कहा अच्छा चलिए आप मन की शांति के लिए कुछ करने के लिए कुछ भगवान का नाम लेते हो, कुछ थोड़ा बहुत मंत्र वगैरह करते हो, भगवान का नाम लेते हो, कोई पूजन वगैरह? तो बोला पंडित जी एक शॉप है मेरी, तो शॉप पे जाता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ, अगरबत्ती लगा के भगवान के हाथ जोड़ लेते हैं, बस इतनी सी पूजा। मैंने लड़की से पूछा, मैंने कहा बेटा आप कुछ पूजन वगैरह करते हो? तो जैसे वो लड़की ने मुझे जवाब दिया, बोले पंडित जी पूजा कभी मम्मी ने कुछ बताया हुआ है, थोड़ा ऐसे ही कभी हो गया। तो जैसे आपने पूछा कि आपको लगा कि हाथ जोड़ ली मैंने उन लोगों के, तो मैंने कहा जैसा आप मेरे से बोल रहे हो कि पूजा करते हो, आप भगवान का नाम लेते हो, तो आपने कहा ऐसे ही कभी कभी। तो फिर बिरला जी तो मंदिर में मंदिर बनाए चले जा रहे हैं। इस पूजन अनुष्ठान, स्वाध्याय, भगवान का नाम लेना, नाम जप करना, तप करना, व्रत करना, नियम लेना, जप करना, स्वाध्याय करना, आरती करना, पूजा करना, पूरा वैदिक वांग्मय और पूरा पुराण शास्त्र इनसे भरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल है, इसको आप मान नहीं, मतलब बिल्कुल जो आपने बोला कि जब इच्छा हो गई जब, तो मैंने कहा फिर भगवान के लिए भी आप ऐसी, फिर भगवान आपको इतना सब जीवन में सुख की बरसात क्यों करेंगे? आप साधारण सी बात बताइए, आप एक ऐसे वैदिक पंडित के पास आए, एक ब्राह्मण के पास आए जिसका काम है आपको पहले कम से कम अच्छा है, स्वाध्याय में तो लगा है, अब आप बोल रहे हो कुछ करते ही नहीं हो। तो फिर थोड़े उनके पिताजी स्ट्रिक्ट हुए लड़के के, उनने लड़की के पापा जो मेरे मित्र थे वो बहुत स्ट्रिक्ट हुए। उन्होंने कहा नहीं आप करो पंडित जी जो बता रहे हैं, ये मंत्र करना। फिर मैंने उसको बोला ठीक है पंडित जी तो आप, तो मेरे पास एक पूरा टैली बनी हुई है 9 ग्रह के मंत्र, पौराणिक मंत्र सरल। मैंने कहा पहले 1-2 ही मंत्र करो, लग्न का और राशि का, और साथ में एक माला इस मंत्र ये करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और लड़के को बोला, मैंने कहा भैया आप अगरबत्ती लगाते हो वहाँ पे, आपका ये जो काम है ये लोहे से संबंधित काम है, तो एक शनि महाराज का मंत्र किया करो, क्योंकि उसका लग्न राशि में भी पंचमेश, उसका प्रेम का, प्रीति का जो स्थान जहाँ से उत्पत्ति होती है, वो उसका कुंभ राशि वहाँ आ रही थी। तो मैंने कहा आप शनि भगवान का, और कुंभ राशि की शनि वहाँ बैठे थे, तो मैंने कहा आप एक शनि महाराज को एक माला कर लिया करो। उसके बाद फिर वो 8-9 महीने तक मेरे को मिले नहीं, जबकि वो फैमिली लो टच। फिर मुझे 9 महीने साल भर साल भर में ध्यान आया, मैंने उनके जो मेरे फ्रेंड हैं उनके, भाभी जी वो किधर हैं? बोले पंडित जी वो अच्छे हैं भैया जी। तो एक दूसरे के प्रति मतलब भड़ास निकाल रहे हैं, थोड़ा कनेक्टिविटी ऊपर से रखो। आप सद्बुद्धि मांगने के लिए कहीं ना कहीं तो झुको, नमस्ते करो, तो हम वो पद्धति भी तो बताते हैं आपको करने। आचार्य जी, बहुत लोग निराश होकर एस्ट्रोलॉजी का रास्ता अपनाते हैं। जो लोग निराश होकर आपके पास आते हैं, दर दर भटक कर आपके पास आते हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा होती है आपके? प्रेरणा तो यही होती है कि मैं उनके कुछ काम आ सकूं। जो हम गीता पढ़ते हैं तो लगता है कि एक श्लोक है गीता का, अनन्यान चिंतयन्तो मां मे जना पर्युपास्ते तेषा निक्ताभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम, कि भगवान मैं किसी के कुछ काम आ सकूं, कुछ दुख दूर कर सकूं। बिल्कुल। तो मेरे भी कुछ ऐसे रहे कभी जीवन में, तो वो भी मेरे टाल देना। लेकिन आपने जो बात बोली तो इसका मुझे
प्रेरणा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक याद आता है जी। मैं बहुत पहले करीब 2005 या 6 के आसपास में इंदौर से उज्जैन जा रहा था बस से। हाँ। तो वो कंडक्टर की साइड में मैं इस तरफ बैठा हुआ था और उज्जैन पहुंचने के पहले ही वो चूंकि बस ऐसी थी जो प्राइवेट जैसी बस थी, वो चाहे जगह जगह रोकते थे तो थोड़ा पहले ही भरी हुई थी बस, लगभग बहुत से लोग खड़े थे। तो उसने कहीं ब्रेक लगाया और एक बहुत बुजुर्ग माता जी और उनके साथ एक छोटा बच्चा 8-1 साल का 8-9 साल का बच्चा, वो खाद वाले झोले की थैली और बिल्कुल फटे हाल, वो आके, मैं आगे बैठा हुआ था कंडक्टर के सीट के वहाँ, तो आके वो खड़े हो गए। तो बच्चे ने मेरी तरफ देखा, मैं उसको देख के मुस्कुराया, बच्चा मेरे को देख के मुस्कुराया, बस चल पड़ी वहाँ से चल के आगे। तो वो माता जी जो थे वो लोकल थे, आसपास के ही वहीं कहीं के थे वो। तो जैसे ही उज्जैन में बस एंटर होने लगी तो त्रिवेणी का पुल आता है। हाँ। त्रिवेणी के पुल के आया तो वो माता जी ने एक हाथ से ऊपर पकड़ रखा है, एक हाथ से झोला है, इधर बच्चा है। तो उस बच्चे से बोला उस माता जी ने कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कि नाना, मतलब भैया, गुड्डू, इधर हाथ जोड़ ले, शनि महाराज का मंदिर है, त्रिवेणी मंदिर है, शनि महाराज के हाथ जोड़ ले और भगवान से बोल के भगवान बहुत कृपा है। शनि महाराज से बोल के भगवान बहुत कृपा है। तो उस एक सेंटेंस ने, मैंने सुना बिल्कुल पास से, उस माता जी का बोला हुआ, मुझे लगा कि देखो क्या इनका ग्रेटिट्यूड का भाव है। इतना फटे हाल होने के बाद इन्होंने अपने बच्चे को क्या बोला कि भैया इधर हाथ जोड़ ले और शनि महाराज का मंदिर है, शनि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो जगह, इधर हाथ जोड़ के भगवान को बोल के भगवान बहुत कृपा है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे को अंदर कोई ठंडा घूंट चला गया अंदर, मतलब एक ठंडे गर्मी में, तपती हुई गर्मी में मैंने घूंट पी लिया पानी का। मैंने कहा फिर भगवान पे, मेरे पे भगवान की कितनी कृपा है। बिल्कुल सर। तो ऐसे ही काम मुझे कुछ करना है कि किसी को ऐसी कोई राहत मिले, ग्रेटिट्यूड का भाव रहे, कृतज्ञता का भाव रहे कि भगवान हमारा ये ध्यान रखना। तो ऐसी चीज़ें भी कभी कभी जीवन में बड़ी प्रेरणा वाली आ जाती है कि लोग थोड़ा इमोशनल बना रहते तो उन्हीं से प्रेरणा मिल जाती, वो उन्हीं को दे देते हैं। ऐसा ही है सर। इतनी सारी बातें आपने मेरे को बता दी और आपने जिस तरीके से बताया, आपने किसी पर्टिकुलर नोड को नहीं पकड़ा, आपने सारी साइंटिफिक बातें की हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं एक पर्सनलाइज्ड वे में कि आपके पास कोई क्यों आए, आपके पास आकर कोई एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज क्यों ले, क्यों अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, आपके पास ही क्यों? अच्छा, मेरे पास ही कोई क्यों आए? हाँ। इसका तो जवाब थोड़ा अलग तरीके का है, बट ये आपने जो पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि मेरे पास ही कोई क्यों आया। बल्कि मेरे पास नहीं, जो एक सिस्टम होता है लाइफ में कि कोई किसी के पास क्यों जाता है। जनरली क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजी है, फिर पंडित वाला काम है, पूजन अनुष्ठान है, ये एक सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टीजमेंट जी, इस तरह से चलता है। ठीक है ना। एक कोई किसी को किसी के पंडित जी के पास जाके, एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अच्छा लगा तो 4-5-25 लोगों को बोलता है जाके फलाने के पास जाना, उसके पास जाना, ऐसे करना। बट मेरा इसमें कहना ये है कि जैसे मेरे पास ही क्यों आए, मेरा तो कहना ये है कि पहले जैसे हम छोटा ये काम है, कोई भी ऐसा घर में कुछ, किसी को सर्दी जुकाम हो गई तो सर्दी जुकाम के समय हम क्या करते हैं, पड़ोस में कोई जनरल प्रैक्टिशनर है, उनके पास चले जाते हैं कि भाई जरा दे दीजिए, क्या दवाई गोली देना है। बट अचानक से किसी को इन्फाक्ट हो गया है, हार्ट अटैक ही आ गया है, तो हम वी डोंट गो टू द सेम डॉक्टर साहब, इनके डॉक्टर साहब आपसे मेरी जान पहचान है, हम तो आपकी टेबल पे लेट गए, अब तो आप ही हार्ट ओपन कर दो। वी डोंट डू दैट, वी गो टू सम इंस्टीट्यूट एंड वी चेक द क्रेडेंशियल्स। तो मेरा यही कहना है कि मैं हमारे पास आने के पहले या कहीं भी जाने के पहले थोड़ा एक उसके क्रेडेंशियल के बारे में लोगों को पता लगना चाहिए। ऐसे कि कौन से क्रेडेंशियल हैं जो क्रेडेंशियल, जैसे यदि आप देखिए क्या होता है कि ज्योतिष जो है ये बेसिकली मैदानी विषय है। ये ऑफिस में बैठ करके खाली ये ग्रह ने ये कर दिया, वो ग्रह ने ये कर दिया, ऐसा विषय नहीं है। ये समग्र रूप से जब तक उन ग्रहों के वैदिक सेंस, ठीक है, उन ग्रहों की शांति अनुष्ठानम, उन ग्रहों के संबंधित जो पूजा हैं, जो रिकमेंडेड वेदानुष्ठान है शंकराचार्य परंपरा के अनुसार, जो 5 पंचायत की पूजन होती है, उस पंचायत पूजन के अनुसार उन ग्रह शांति, सग्रह मख शांति जिसको बोला जाता है, ग्रह रुद्र शांति, उस तरह के वैदिक पूजन अनुष्ठान का ट्रेंड होना चाहिए पंडित, वो आचार्य उससे ट्रेंड होना चाहिए, मेरा यही कहना है। तो उनसे संपर्क करके इस विषय के लिए बात करने के लिए जाएंगे तो वो काम अच्छे से होगा और सफलता मिलेगी। जैसे एक कोई मेडिकल रिपोर्ट आई है तो आपको पता लग गया ना कि किसके पास लेके जाना है। बिल्कुल।
विश्वास से जाना है, वो एक विश्वास अपनी जगह बराबर है, वो आपका। ठीक है, ऐसा है। तो मेरा ये कहना है कि मेरे पास भी आने के पहले हमसे भी लोग पूछ ले, परीक्षा कर लें, ठीक है ना, कि भाई आप ये बताइए हमको अभी क्या चल रहा है, अभी इन ग्रहों के सूत्र क्या है, सूक्त क्या है, किस विधि से काम करेंगे। तो थोड़ा क्रेडेंशियल चेक करें और थोड़ा ये पता लगाना चाहिए कि इसका ये इस विषय में कितने पारंगत हैं। हम इतनी बातें कर रहे हैं, मेरे दिमाग में कंटिन्यू एक सवाल आ रहा है, क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मॉडर्न साइंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं या अपोजिट है? साइंस तो देखिए, क्या जो हमने जान लिया वो विज्ञान, बिल्कुल, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो भी एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी जो साइंस, एस्ट्रोलॉजी का संबंध ये सनातन से, हमें ना वेदांग की बात कर रहे हैं, तो वेदांग नहीं, ये सनातन से संबंध हो गया, ठीक है। वैदिक वेद मतलब आ गया, मतलब सनातन आ गया, वेद से संबंधित है। तो जो सनातन है वो तो एंशिएंट साइंस ही है ना। व्हाट इज दैट? दैट इज एंशिएंट साइंस। और मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न साइंस मतलब आपकी मॉडर्न साइंस की डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न साइंस किसको बोल रहे हो आप? कि लैपटॉप पे या मोबाइल पे कुछ निकला है, तो एस्ट्रोलॉजी भी तो उसमें से निकल रही है, ये भी तो मॉडर्न साइंस ही हो गया है। आपके यदि लैपटॉप पे या किसी पे जन्म कुंडली बन के आ रही है, तो वही जन्म कुंडली है जो कोई हाथ से बना के दे रहा है। बिल्कुल। तो दोनों एक दूसरे के वही है, कॉम्प्लीमेंट्री, साथ में चलने वाले विषय हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हमारी जो बात किस टेक्नोलॉजी से जाने वाली है, ये तो मॉडर्न साइंस की टेक्नोलॉजी से लोगों तक पहुंचेगी ना। एक सिंपल हैबिट, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर सिंपल हैबिट कोई प्रैक्टिस कर सकता हो जो बेनिफिट करे उसको उसकी लाइफ में, एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो? एस्ट्रोलॉजी के पर्पस से यदि किसी को कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए तो वो ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि अपने जन्म कुंडली किसी से भी, एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी से, लग्न का ग्रह जान लें, राशि का ग्रह जान लें और महादशा का ग्रह जान लें, ठीक है। यदि तीनों में कोई कॉमन ग्रह नहीं पड़ रहे हो, ठीक है, जैसे कि एक सूर्य, एक बुध, एक गुरु, ऐसा आ गया, तो लग्न का, राशि का और महादशा का, इन ग्रहों के मंत्र प्रतिदिन जाप करें, निश्चित संख्या। और पंचम भाव के ग्रह का जो स्वामी है, जैसे पांचवें भाव में 1 नंबर लिखा है तो मंगल हो गया जी, 9 वाला पे 9 नंबर डला है तो गुरु हो गया है। बिल्कुल। जो नंबर डला है, जो उसका लग्न का चोपड़ा बता रहा है, ठीक है, उसके अनुसार सबसे पहले लग्न का ग्रह, राशि का ग्रह, महादशा का ग्रह, फिर पंचम भाव का स्वामी और 9वें भाव के स्वामी के ग्रहों का मंत्र का रोजाना यथाशक्ति मंत्र जाप करें। उससे 101% मेरा खुद का अनुभव है कि उससे उसको निश्चित रूप से लाभ होगा। इतना फोकस हो जाएगा वो व्यक्ति, इतना फोकस हो जाएगा कि वो तैयारी करने में उसको बहुत सारा आनंद आएगा। भाई जीवन के सफर में हमको आनंद भी तो आना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमेशा तनाव में थोड़ी रहना है। जो भी कुछ करने के लिए आनंद हमको लेना है। आनंद से क्या होता है? सुख मिलता है, और सुख से फिर शांति मिलती है। तो ये सीक्वेंस है, पूरी आनंद आएगा उसमें। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉन्वर्सेशन का। ये बहुत जेन्युइन और इंसाइटफुल था कॉन्वर्सेशन। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस को भी बहुत इंसाइटफुल चीज़ें मिली होंगी। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज के एपिसोड में एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि राशिफल सिर्फ आज क्या होगा ये नहीं है। राशिफल के पीछे एक साइंस, एक डेडिकेटेड स्टडी रिलेटेड है, जिसमें हमें ये पता लगता है कि कैसे राशि, लग्न, अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। आज के एपिसोड में बहुत सारी इंसाइटफुल बातें मुझे पंडित रावल जी ने बताई और हो सकता है कि आपको भी बहुत इंसाइटफुल बातें पता लगी हों। और दोस्तों, अगर आप भी सिर्फ राशिफल रील्स और कंटेंट के माध्यम से देखते हैं तो हो सकता है आज आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ हो। मैं हूँ प्रिंसी। इस एपिसोड को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड तक साइनिंग ऑफ।